हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जहां पर आपको क्लास 11, क्लास 12, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की कंप्लीट लेक्चर सीरीज मिलेगी, जिसे मैंने इजीएस्ट पॉसिबल वे में पढ़ाने की कोशिश की है। और मैं साथ में शॉर्ट में नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। एंड आई होप मेरे ये जो लेक्चर्स हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है। इवन मैं हर लेक्चर में उसी टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराती हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज इस लेक्चर में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट थर्ड। द नेम ऑफ द यूनिट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ठीक है। एंड होपफुली हम इस टॉपिक को, इस यूनिट को 3 लेक्चर्स में फिनिश कर लेंगे। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, ये पहला लेक्चर है। ओके तो फिर चलिए देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट वी विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी पार्टीज हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है। और उसके बाद वी विल डू द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लिमिटेशन देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कमी है, क्या लिमिटेशंस है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है, इट इज अ थ्योरेटिकल लेक्चर, ये थ्योरेटिकल है। ठीक है। तो फिर चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और हाँ, मैं एक बात तो कहना भूल ही गई कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो बेल है ना उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। राइट। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, इट इज़ अ समराइज स्टेटमेंट। ये एक समराइज स्टेटमेंट होता है अकाउंटिंग के डेटाज का। ठीक है। अकाउंटिंग के जो डेटा होते हैं उनकी समरी बना के जो स्टेटमेंट बनाया जाता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था ना क्लास 11 में। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड में जब हम समरी बनाते हैं फाइनेंशियल डेटाज की, जब हम समरी बनाते हैं, समरी फॉर्म में जब उनको प्रेजेंट करते हैं, तो उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट। क्लास 11 में आपने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट पढ़ा था ना। तो बस यहाँ पे कंपनी के केस में उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ समरी ऑफ ऑल द अकाउंटिंग डेटा। ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंटिंग डेटाज हैं उनकी समरी, जो अकाउंटिंग प्रोसेस के एंड में बनाई जाती है। ठीक है। तो दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये वो मीडियम है जिससे कोई भी कंपनी कम्युनिकेट करती है अपनी जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। ऑर्गेनाइजेशन के आप पढ़ चुके हैं, इंटरनल पार्टीज होती हैं, एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल डेटाज में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होती हैं। वो जानना चाहती है कि कंपनी कैसी प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है। तो वो सारी बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, एक मीडियम है जिससे कंपनी अपनी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है डिफरेंट पार्टीज को बताती है। ठीक है। अब वो पार्टीज इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। वैसे इस लेक्चर में हम अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन सी इंटरनल पार्टीज होती हैं, कौन सी एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एज पर कंपनी एक्ट 2013, उसमें बताया गया है शेड्यूल 2 में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट इंक्लूड होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है दैट इज बैलेंस शीट। आप पढ़ चुके हैं बैलेंस शीट। ठीक है। बैलेंस शीट क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट और लायबिलिटीज को शो करती है। ठीक है। और इससे क्या होता है, बैलेंस शीट से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है ना, पढ़ा था 11th क्लास में। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। अच्छा, अब ये एक बहुत ही खास बात है, एट अ गिवन डेट। ठीक है। जब आप बैलेंस शीट आपने बनाई थी, ठीक है, तो बैलेंस शीट में आप ऊपर क्या लिखते थे, एज ऑन 31 मार्च ऑफ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है। तो बैलेंस शीट जो होती है एक पर्टिकुलर तारीख की होती है।
जबकि पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या जो अभी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन का होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो एक पर्टिकुलर डेट की होती है, ठीक है, ये खास बात है, इसलिए मैं अलग से मेंशन कर रही हूँ। द अदर नेम ऑफ बैलेंस शीट इज पोजीशन स्टेटमेंट। जो बैलेंस शीट का एक और नाम भी है, इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पहला स्टेटमेंट बनाया जाता है वो है बैलेंस शीट। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आपने क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाया था ना, जिसका पर्पस क्या था, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का पता चलता है। उसी तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसे कहा जाता है। इससे भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चलता है, ठीक है। एंड द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जो भी बिजनेस ऑपरेशन हुए उनका क्या रिजल्ट रहा, क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, ये इस स्टेटमेंट से पता चलता है। और इसका भी एक और नाम है, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसको इनकम स्टेटमेंट, ये लिखा है ना, इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है, राइट। तीसरा जो स्टेटमेंट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते हैं दैट इज नोट्स टू अकाउंट। देखिए जो बैलेंस शीट है या जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे, देखेंगे बैलेंस शीट का डिटेल फॉर्मेट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है। तो वहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनकी डिटेलिंग हम प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में ही नहीं शो कर सकते हैं, वरना हमारी बैलेंस शीट और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी जो डिटेलिंग है ना, वो हम कहाँ शो करते हैं, वो हम शो करते हैं नोट्स टू अकाउंट में, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में बनाया जाता है। ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल रहती है हर एक आइटम। जो बैलेंस शीट या जो पीएल अकाउंट है, उस पीएल अकाउंट नहीं सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके हर एक आइटम की डिटेलिंग कहाँ होती है, नोट्स टू अकाउंट में, राइट। चलिए नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो चौथा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चौथा स्टेटमेंट बनाया जाता है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी वो स्टेटमेंट जिससे ऑर्गेनाइजेशन के में जो कैश का इनफ्लो हो रहा है, जो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है कैश का इन और कैश का आउट, कंपनी में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। और इसको बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ये वर्ड है ये अब क्या होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जान लीजिए, दीज आर द सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, वो सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है जो अकाउंटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इसमें जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ऐसे करके कई रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो इसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है ना, दैट इज रिलेटेड विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 3 है उसमें बताया गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कौन कौन से आइटम इंक्लूड किए जाएंगे, ये सारी डिटेलिंग इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताई गई है। तो किसी भी कंपनी को अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो करते हुए बनाती है, राइट। यहाँ तक समझ में आया। तो दीज आर द 4 स्टेटमेंट विच अ कंपनी इंक्लूड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो 4 स्टेटमेंट हैं जो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करती है। पहला क्या है, बैलेंस शीट। दूसरा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा क्या है, नोट्स टू अकाउंट। एंड चौथा क्या है, बताइए चौथा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन हर साल अपनी एक एनुअल रिपोर्ट बनाती है, ठीक है। एज पर लॉ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्लोज करनी होती है कुछ प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन उस एनुअल रिपोर्ट में, जिससे जो भी यूजर्स हैं वो नेसेसरी डिसीजन ले सकें, जजमेंट कर सकें, ठीक है। तो दिस इज एनुअल रिपोर्ट।
मैं ये यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के बारे में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा जो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसका पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी जो अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है उसमें ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी शो किया जाता है। ठीक है, चलिए वैसे देख लेते हैं एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं। सबसे पहला आता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ये, इनके लिए कंपलसरी होता है एज पर कंपनी एक्ट 2013 कि वो एक एजीएम कंडक्ट करें। एजीएम, एजीएम इज एनुअल जनरल मीटिंग विद इट शेयर होल्डर। ठीक है, जिसमें वो अपनी जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो प्रेजेंट करते हैं, जिसमें अपने फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी के अभी पास्ट में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है। तो दिस इज डायरेक्टर्स रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। अगला है ऑडिटर्स रिपोर्ट। जो कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो सारे जो कंपनी के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, एनुअल अकाउंट्स होते हैं, उन सबको एग्जामिन करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाता है शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, तो ये भी एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है। थर्ड वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये सारी चीजें भी एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूड की जाती है। ठीक है, एंड नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, तो ये सारा है कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन का जो एनुअल रिपोर्ट है उसका भी पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हर साल कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंक्लूड करना होता है। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्यों बनाया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो वैसे ये बहुत इजी है, बस मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो क्या है इसकी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हम क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते थे। तो बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल डेटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन से इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्लिगेशंस हैं, कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। राइट, थर्ड जो इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं, अब वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं, उनको सफिशिएंट एंड रिलायबल, रिलायबल मतलब विश्वास करने लायक सही इंफॉर्मेशन उनको मिलती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ना बनाए तो जो डिफरेंट पार्टीज हैं उनको तो कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटाज हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं पाएगी ना। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस। फोर्थ इंपॉर्टेंस क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से एक ट्रू पिक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की एक सही पिक्चर, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस मिलता है। ठीक है, नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर ऑपरेशंस की प्लानिंग कर पाती है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल रहा है उसी के बेसिस पे तो कंपनी अपने आगे के फ्यूचर प्लान डिसाइड करेगी। अगर अच्छा प्रॉफिट है देन कंपनी कैन इन्वेस्ट इन द न्यू प्रोजेक्ट्स, बट अगर लॉस है तो कंपनी उसको कवर अप करने के लिए कुछ अलग स्टेप लेगी। ठीक है, तो फ्यूचर ऑपरेशन भी डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट, तो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे ये सारी चीजें 11th क्लास में पढ़ी हुई हैं हमने, बस इसीलिए मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया है इसको। चलिए अब आगे देखते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। कौन कौन सी डिफरेंट पार्टीज होती हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होती हैं। तो मैंने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स, सेकंड इज एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर यानी जो कंपनी के लिए काम करते हो या जिन्होंने कंपनी में फंड लगाया हो, वो इंटरनल यूजर्स हुए। एक्सटर्नल यूजर यानी आउटसाइड पार्टीज। ठीक है, तो चलिए पहले इंटरनल यूजर्स देखते हैं। सबसे पहला है शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर ने क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, कंपनी में पैसा लगाया है, तो दे आर एक्सपोज टू रिस्क, उनका रिस्क है ना। ठीक है, तो इसलिए वो, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया है, कंपनी में पैसा लगाया है, इसलिए वो इंटरेस्टेड होते हैं जानने में
टू द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की कैश पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें जानने में शेयर होल्डर इंटरेस्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, उन्होंने रिस्क लिया है, राइट। सेकेंड जो पार्टी है, इंटरनल पार्टी जो इंटरेस्टेड होती है, दैट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब टॉप मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पैसे को मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, अच्छे से रन करना। ये काम किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है ना। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलेंगी, ठीक है। तो इसलिए जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो भी इंटरेस्टेड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलती है जिससे टॉप मैनेजमेंट कुछ आगे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाता है, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे किसी फर्दर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसकी सेलिंग प्राइस कितनी रखनी चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे डिसीजन लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेता है, ठीक है। तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी में, राइट। जो थर्ड पार्टी इंटरनल पार्टी है जो इंटरेस्टेड होती है, दैट इज एम्प्लॉयज, ठीक है। तो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही होती है, उनको वेजेस मिल रही होती है, उनको बोनस भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो बोनस तो तभी मिलेगा ना जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है। तो एम्प्लॉय तो चाहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बोनस मिले, अप्रेजल मिले, ठीक है। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी में, ताकि वो जान सके कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। तो दीज आर द तीन इंटरनल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, राइट। नाउ कम टू एक्सटर्नल पार्टीज। एक्सटर्नल पार्टी देखते हैं। सबसे पहला है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्होंने लोन प्रोवाइड किया है बिजनेस को, ठीक है। तो अब उन्होंने लोन दिया है, तो इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है होती है उसको टाइम टू टाइम वॉच करते रहते हैं, क्योंकि ताकि वो इंश्योर करते हैं कि उनका जो लोन है वो सेफ है कि नहीं है, उनके लोन की रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया है या आगे फ्यूचर में दे सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को वॉच करते रहते हैं, राइट। सेकेंड इज इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया है, ठीक है, या जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो आगे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगा सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो देखें कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, या सेफ है कि नहीं है, ये जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज द सेकेंड पार्टी हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। नाउ द थर्ड पार्टी इज क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो पार्टीज होती हैं जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंपनी को ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे प्रोवाइड करती हैं, उधार पे प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर जो होते हैं वो क्रेडिट पे गुड्स या सर्विसेज तभी प्रोवाइड करते हैं व्हेन दे आर सेटिस्फाइड विद द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं है, कंपनी उधार देने लायक है कि नहीं है, ठीक है तभी क्रेडिटर्स देते हैं उधार पे सामान या सर्विस, ठीक है। तो ये कैसे वो डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के क्रेडिटर ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड पार्टी। नाउ द फोर्थ पार्टी, चौथी पार्टी कौन सी है? गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। जो गवर्नमेंट है उन्हें पॉलिसीज बनानी होती है, गवर्नमेंट को कंपाइल करना होता है नेशनल इनकम अकाउंट, ठीक है, और गवर्नमेंट को थोड़ा सा टैक्स का भी देखना होता है, ठीक है। तो कंपनी जो होती है सही टैक्स का पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, जो भी ड्यूज है टैक्स के उसका सही पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये सब गवर्नमेंट को देखने होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का उसको एनालाइज किया जाए, उसको वॉच किया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट भी या जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी इंटरेस्टेड होती हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट। नाउ कम टू द फिफ्थ एंड लास्ट पार्टी, दैट इज सेबी।
सेबी का नाम सुना है पहले कभी? सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी इज द बॉडी विच कंट्रोल्स द होल कैपिटल मार्केट ऑफ द कंट्री. हमारा इंडिया जो है, इंडिया कंट्री में जो सेबी है वो टॉप मोस्ट बॉडी है जो इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है उसको कंट्रोल करती है. ठीक है, तो सेबी जो होती है वो उसका ये भी काम है कि वो ये भी देखे कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, उनके साथ फ्रॉड ना हो. ठीक है, तो इसलिए सेबी भी जो कंपनीज हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपरली वॉच करती रहती है. राइट, तो दीज आर द डिफरेंट एक्सटर्नल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसकी कुछ कमियां भी हैं, लिमिटेशन भी है, डिसएडवांटेज भी है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं. सबसे पहला है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. जो शेयर होल्डर होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो लेंडर होते हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर प्लान ऑफ द कंपनी. कंपनी आगे क्या करने वाली है, शेयर होल्डर जानना चाहता है कि कंपनी आगे क्या करने वाली है, उसके अगले 5 साल के 10 साल के क्या प्लान है. लेकिन ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, दीज आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, यानी पिछले 1 साल 2 साल में कंपनी ने क्या किया ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो पार्टीज होती हैं उन्हें आगे फ्यूचर के बारे में जानना है कि आगे फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, क्या प्लान है. बट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दिखाता है. राइट, दूसरी लिमिटेशन क्या है, डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. कुछ अकाउंटिंग में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज फॉलो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए डेप्रिशिएशन एक टॉपिक है ना. डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, कई मेथड हैं. तो अगर डिफरेंट कंपनीज, और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, कंपनीज जो है अपने अकॉर्डिंग मेथड चूज कर सकती हैं. तो डिफरेंट कंपनी अगर डिफरेंट मेथड यूज करेंगी तो उनके प्रॉफिट लॉस भी तो वेरी करेंगे ना. ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है. वो सारे टॉपिक्स पे नहीं, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं अकाउंटिंग में जहाँ पे डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कंपनी कर सकती है. तीसरी लिमिटेशन क्या है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड. हम जानते हैं ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हम यहाँ पे केवल क्वांटिटेटिव थिंग्स, यानी क्वांटिटेटिव चीज़ें जिसे हम मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकें, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है. जबकि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट कैसा है, क्वालिटी ऑफ स्टाफ कैसा है, पब्लिक रिलेशन, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इग्नोर किया जाता है. तो दिस इज द थर्ड लिमिटेशन. नाउ द फोर्थ लिमिटेशन इज प्राइस लेवल चेंज आर इग्नोर्ड. तो हम जानते हैं द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम. जो पैसे की जो कीमत है वो समय के साथ चेंज होती है. इवन इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे. तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम. लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या है, जितने भी एसेट्स होते हैं उन्हें हिस्टोरिकल वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है. तो प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर किया जाता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन. तो दीज आर द फ्यू लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ लिमिटेशन है. राइट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इस लेक्चर में हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं. अगले लेक्चर में हम लोग बैलेंस शीट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो चलिए आज हम यहीं पे लेक्चर वाइंड अप करते हैं. तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. गॉड ब्लेस यू.